everyone. Today we will study about the Charles Law. तो हमारा जो चार्ल्स लॉ था उसकी जो स्टडी थी वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैक्वेस चार्ल्स। उन्होंने इसकी स्टडी की थी इन द ईयर ऑफ 1787। ठीक है, ही पुट फॉरवर्ड दी चार्ल्स लॉ और इन्हीं के नाम पे आपका इस लॉ का नाम, इस गैस लॉ का नाम चार्ल्स लॉ पड़ा था। ठीक है, फर्दर इस स्टडी को एक्सटेंड किया था जोसेफ वी ल्यूसेफ ने इन द ईयर 1802। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी जैक्वेस चार्ल्स हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वी विल सी नाउ। चार्ल्स ने कहा कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं और आप उस गैस का जो मास है उसे भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर, वही एक्चुअल में हमारा क्या था, चार्ल्स लॉ था। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर आप गैस का जो टेम्परेचर है, आपने क्या किया, टेम्परेचर ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो हमारी जो गैस है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। गैस एक्सपैंड करेगी यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम इस कांस्टेंट प्रेशर और फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए ये इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या था। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ ने बताया। और या फिर इन्होंने सेकंड कंडीशन ली, अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से फॉल करा रहे हो यानी कि आप डिक्रीज करा रहे हो तो गैस आपकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब इस केस में आपका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा गैस का। तो ये वॉल्यूम क्या था, ये जो आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ये वॉल्यूम किसके इक्वल था, तो इस चीज के बारे में चार्ल्स लॉ ने बताया था। तो मैथमेटिकली उन्होंने अपने इस एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है एट अ गिवन टेम्परेचर वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो मैंने V0 लिया है इट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस है टेम्परेचर T वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में 1/273 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली द चार्ल्स लॉ। तो जो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है ये वही क्वांटिटी है जिससे आपका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर और जिससे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो वो इतने जो ये वाला जो मैंने रिजल्ट लिखा है वो इतने रिजल्ट से या तो ओरिजिनल वॉल्यूम में प्लस होके गैस को एक्सपैंड करके दिखा देगा, तो गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम को बढ़ा के दिखा देगा, और इतने ही क्वांटिटी को अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, गैस के जो पार्ट्स थे ना, इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया उसमें गैस को फिल किया। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। तो अगर इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ गैस था वो V0 था तो इन्होंने इस वॉल्यूम ऑफ गैस को 273 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने बोला कि अगर आपका फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर गैस एक्सपैंड कर रही है तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो वो इंक्रीज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, V0। ठीक है, प्लस में क्योंकि मैंने इसे 273 टाइम्स इसको मैंने डिवाइड किया है तो इसका जो एक छोटा सा पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर इसके अंदर 1/273 टाइम्स ऑफ दिस ओरिजिनल वॉल्यूम को एट अ गिवन टेम्परेचर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा फॉर दीज कंडीशंस।
ठीक है। सिमिलरली इन्होंने कहा अगर मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम मेरा क्या है, V0 है, तो वो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, इस ओरिजिनल वॉल्यूम में से मैं इसका जो ये छोटा सा पार्ट है, ये सपोज मेरा पिस्टन यहाँ पे मूव करके आ गया, तो ये जो छोटा सा डिक्रीज होगा ओरिजिनल वॉल्यूम में, इसमें से अगर मैं इस पार्ट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं मल्टीप्लाइड एट द गिवन टेम्परेचर, तो मेरे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका चार्ल्स लॉ था। सो हमने अभी क्या एक्सप्रेशन निकाला था चार्ल्स लॉ का, हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। V at T इक्वल्स टू था हमारा V0 प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो VT मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, V0 1 प्लस T बाय 273 के। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं सो इट विल बी 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, तो जो मेरा 273 प्लस T को मैं किसके इक्वल ले रही हूँ, T डैश के। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही होगी, जो मेरा ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर मेरा किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है वो किसमें आता है, केल्विन में। तो जो यहाँ पे ये T डैश है ये किसमें आ रहा है, आपका केल्विन में। ठीक है, तो 273 प्लस T मैंने किसके इक्वल रखा है यहाँ पे, T डैश के, तो मेरा जो VT है वो इक्वल आ गया V0 इंटू T डैश डिवाइडेड बाई 273। हमें पता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 ये क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है। तो कभी भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी मिली क्या, T डैश। ठीक है, तो VT मेरा प्रोपोर्शनल आ गया किसके, T डैश के। तो यही हमारा चार्ल्स लॉ था। इन्होंने बोला कि अगर आप प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, मास को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल में चार्ल्स लॉ था, जो कि इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर को मैं क्या रख दूं, -273। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन को लेके चल रही हूँ, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर रख दिया -273, तो आप खुद देखो, अगर मैं -273 यहाँ पुट करूंगी तो 273 - 273 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर हमारा कैसा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो आप बताओगे द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल्स टू 0 इज नोन एज द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। आपसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ को आप सिंपली इस वाले तरीके से डिफाइन कर सकते हो सेकेंड एक्सप्रेशन से कि प्रेशर रिमेनिंग द कांस्टेंट एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस the volume of the gas at particular temperature is directly proportional to the temperature in Kelvin. This is the temperature in Kelvin. ठीक है, तो हमारा चार्ल्स लॉ का ये सेकेंड डेफिनेशन था। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिससे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया था, और सेकेंड डेफिनेशन से हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आया, ये आया। ठीक है, तो मैं सिंपली VT को मैं लेकर चल रही हूँ, V और T डैश को मैं लेकर चल रही हूँ क्या, T। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर इन केल्विन के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो V बाई T मेरा किसके इक्वल होगा, K के, विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो V1 बाई T1 है वो इक्वल होगा किसके, V2 बाई T2 के। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी कैन यूज व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स।
ठीक है, तो v बाई टी क्योंकि कांस्टेंट है तो मेरा v1 बाई t1 इक्वल हो जाएगा किसके, v2 बाई t2 के। ठीक है, अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो इसमें इनिशियल जो वैल्यू रखनी है वो इनिशियल वैल्यू आप रखोगे कहाँ से, वो इनिशियल वैल्यू आप लोगे -273 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, आपने जो इनिशियल वैल्यू लेनी है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वो हम कहाँ से लेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम प्लॉट अगर करेंगे तो किस तरीके से आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेरी वॉल्यूम एक्सिस है और ये मेरी टेम्परेचर एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -300, -200, -100, 0, 100 और 200। ठीक है, तो ये मेरा टेम्परेचर आ गया, मैंने यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिया है, ये डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम मैंने यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8, तो मुझे पता चला कि -273 पे मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस 0 है, तो -273 पे लाई समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है, 0 है, तो मैंने इसको इस तरीके से क्या किया, ग्राफ को प्लॉट करा दिया। सिमिलरली आप अदर ग्राफ्स को भी प्लॉट करा सकते हो। ये सपोज मेरा जो प्रेशर था, मैंने सपोज इस प्रेशर को ले लिया क्या, P1। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप एट डिफरेंट प्रेशर आप इस ग्राफ को प्लॉट करके दिखा दो। तो डिफरेंट प्रेशर के लिए तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, समवट ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट 2-3 प्रेशर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। ये थोड़ा स्ट्रेट बना लेना आप लोग। ठीक है, तो डिफरेंट प्रेशर के लिए मैंने आपका VT जो ग्राफ है वो क्या कर दिया, वो प्लॉट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इस चीज में ध्यान रखना आप कि जितना ज्यादा आपका प्रेशर होगा, स्लोप ऑफ लाइन जो है आपकी वो उतनी ही लेस होगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, एक्चुअल में ये जो लाइन स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और हमारा स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो आपका प्रेशर जितना हायर होगा, आपका प्रेशर जितना हायर होगा उतना ही आपका जो स्लोप ऑफ लाइन है उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ आपका क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिख रही हूँ आपके लिए, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 है, या फिर P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 है। तो बताइए A और B ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के लिए करेक्ट है, कैन यू टेल। मैंने आपको एक चीज बताई है कि प्रेशर आपका जितना ज्यादा होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन उतना ही कम होगा, और स्लोप हमारा कभी भी कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, कैन यू टेल। ऑब्वियसली द कंडीशन नंबर 1 है ना, ये वाली कंडीशन, क्योंकि प्रेशर P1 ग्रेटर है, फिर P2 है और सबसे कम प्रेशर आपका क्या है, P3 है। तो हायर आपके प्रेशर के लिए आपका जो VT कर्व है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और आपका हायर प्रेशर के लिए जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको लेस मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चीज बता दी। तो इसके इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी ए वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर देख लेते हैं। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल। बट न्यूमेरिकल देखने से पहले एक चीज और बतानी है मुझे, जो आपका जो ये VT कर्व है, इस VT कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, जैसे हमारा जो हमने बॉयल्स लॉ में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसके अंदर बॉयल्स लॉ में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो हमारा उसके अंदर जो आपने कर्व ड्रॉ किया था बिटवीन, किसके बीच में ड्रॉ किया था, बिटवीन P एंड V जो आपने कर्व ड्रॉ किया था,
उसको हम क्या बोल रहे थे, आइसोथर्म बोल रहे थे। थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे थे, कांस्टेंट कर रहे थे, ठीक है। और हमने यहाँ पे चार्ल्स लॉ में वीटी ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोबार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसोबार का मतलब है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो आइसोथर्म का मतलब होता है, अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है पीवी, तो उसका मतलब है आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। तो ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है तो उसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोबार का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब आप जब वीटी ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस टाइम पे आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा बॉयल्स लॉ का जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था, उसने बताया था कि जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। लेकिन आपके चार्ल्स लॉ ने क्या बताया, चार्ल्स लॉ ने बताया कि जो आपकी एयर है वो एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ के सिग्निफिकेंस की, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस था कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर अगर आपकी हीटिंग का एक्सपैंड करती है तो इसका मतलब क्या है, आप बताओ, उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये सिग्निफिकेंस था। सो आप याद रखिएगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ इज दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, जिसका मतलब है द डेंसिटी ऑफ दैट एयर विल बी डिक्रीज्ड। यानी कि इससे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा क्या, कि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है देन द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को यूज किया जाता है आपके जो बैलून्स होते हैं, हॉट एयर उसके अंदर क्या की जाती है, फिल की जाती है, और वो बैलून्स जो है आपके स्काई में ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं मेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को करने के लिए, ठीक है। सो दिस फैक्ट इज यूज्ड इन द बैलून्स टू इन्फ्लेट दैट बैलून्स विद द हॉट एयर, and these balloons rise up for the meteorological observations, ठीक है। तो यही था इसके बारे में। So let's do the numerical now. एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो एक शिप है पैसिफिक ओशियन में चल रही है और वहां का जो टेम्परेचर है उसने दे दिया कितना, 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं T1 मान लेती हूँ यहाँ पे कि वो कितना है मेरे पास, 23.4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 296.4 केल्विन, ठीक है। बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, और वहां पे जो बैलून है वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर से फिल्ड है, 2 लीटर। तो V1 मान लेते हैं, हमारे पास कितना हो गया, 2 लीटर, ठीक है। अब व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेस द इंडियन ओशियन। तो इसने पूछा है कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा जब शिप हमारी इंडियन ओशियन पे चली जाएगी, और उस इंडियन ओशियन का टेम्परेचर इसने कितना दे रखा है आपको, 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो T2 मान लेते हैं हम इस टेम्परेचर को। T2 हमने माना कितना, 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा ये 299.1 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताना है, तो V2 को हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो V2 हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अभी मुझे पता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हाट वी नो, कि हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि V मेरा इक्वल होता है KT के, यानी कि V बाई T मेरा किसके इक्वल होता है, K के। तो इस एक्सप्रेशन की वजह से हम लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। तो V1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2, T1 मेरे पास यहाँ पे कितना है 296.4, ठीक है। V2 मुझे निकालना है और T2 मेरे पास कितना है 299.1, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 296.4 मल्टीप्लाई बाई 299.1। तो जो मेरे पास V2 आएगा सॉल्व करके वो आ जाएगा 2.018 लीटर,
ठीक है, तो ये वॉल्यूम होगा आपका एट द इंडियन ओशन। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके चार्ल्स लॉ पे आ जाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। चार्ल्स लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जैक्विस चार्ल्स, उन्होंने दिया था। हमने इसकी 2 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, हमने इसका जो सिग्निफिकेंस है वो पढ़ा। ठीक है, हमने इसका एक ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है हमने वो पढ़ा, उसके ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, और हमने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। थैंक यू क्लास।